चलिए चलते हैं, वैसे विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन ठीक है, दूसरे विकल्प से हम चल रहे हैं। हाँ, तो वृहद ज्वार भाटा की स्थिति क्या हो सकती है? ठीक है, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की समकोणीय स्थिति, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में स्थिति, ठीक है, अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने से, अत्यधिक तीव्र गति से हवाओं के चलने से। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सरल रेखा में स्थिति। इससे जो है 10वें का बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। रितु मिश्रा, मीना, निधि, सब लोगों ने भी बताया है। अनूप पांडे बी, रितु मिश्रा 11वां का सी। ठीक है, अभी 11 बेटा आ रहे हैं, 10वां पहले चालू कीजिए, एक एक क्रम में चलिए, मैं आपके उसको देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पीड धीमी है। तो आपका सी सही, बी सही है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा। मैं बता दूं, जैसे ये मान लीजिए सन है और ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है, तो ये तीनों एक सिधाई में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के जो ज्वारीय शक्तियां होती हैं एक साथ काम करती हैं और पृथ्वी के धरातल का जल ज्यादा मात्रा में खिंच जाता है, इस कारण से वृहद ज्वार आता है। लेकिन जब इनकी स्थिति समकोणीय होती है, यानी चंद्रमा यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, मून यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, तब स्थिति विषम हो जाती है, तब लघु ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार में 15 से 20% ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है और लघु ज्वार में नीची हो जाती है। ओके, 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, नाइजर नदी, नील नदी, अमेजन नदी। 10वां का ए, निधि पांडे ए, अंजलि राणा ए, ठीक है, रितु मिश्रा ए, ठीक है बेटा, ए सही है, बड़े लाल तिवारी ए, ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल राइट आंसर है। 2 नदियां हैं, एक लिम्पोपो नदी जो दक्षिणी अफ्रीका जाम्बिया में पड़ती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी, या इसको जायरे नदी भी कहते हैं, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, ये कांगो रिवर है, ठीक है, कांगो रिवर है, यहां से चलती है और ये विषुवत रेखा को एक बार ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आती है, फिर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ओके, 2 बार काटती है। यहां पर आप देख सकते हैं, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तीनों एक सिधाई में होते हैं तो वृहद ज्वार की स्थिति ये होती है, और जब समकोणीय स्थिति में होती हैं तो लो टाइड की स्थिति होती है। आगे की तरफ हम चल रहे हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ है महासागरीय गर्त और दूसरी तरफ है स्थान, यानी कौन सा गर्त किस महासागर में स्थित है। महासागरीय नितल को 4 पार्ट में बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ट्रेंच। ट्रेंच महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है, इसकी गहराई लगभग 6000 से 9000 मीटर तक इसकी औसत गहराई होती है, और 57 गर्तों का पता लगाया गया है। 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में है, 6 हिंद महासागर में है। आपको बताना है सुंडा गर्त किस महासागर में है, मेरियाना गर्त किस महासागर में है, पोर्टोरिको गर्त किस महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग भेजिए। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूं। सुंडा गर्त, सुंडा गर्त आपका है ये हिंद महासागर में। मेरियाना गर्त है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। पोर्टोरिको गर्त है आपका उत्तरी आंध्र महासागर में, और सैंडविच गर्त है दक्षिणी आंध्र महासागर में। यानी आपका विकल्प जो है ए सही है। ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा और सैंडविच गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यानी विकल्प ए आपका ये सही है। ठीक है,
आप नोट कर सकते हैं, सुंडा गर्त हिंद महासागर में, मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में, पोर्टोरिको गर्त दक्षिणी पोर्टोरिको गर्त पड़ता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और सैंडविच गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, 12 का ए सही है, मीना निधि बी सही है। 13 वायुमंडल की 4 प्रमुख परतों का सही क्रम क्या होगा। यहां 4 परतें दी गई हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। आपको यह बताना है कि पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर इन परतों का क्रम क्या होगा। ठीक है, पहले कौन कौन सी परत आएगी और ABCD विकल्प के माध्यम से इसको हम चयनित करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। चलिए आंसर हम ही बता दे रहे हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ही स्लो है और कम्युनिकेशन बिल्कुल तुरंत नहीं हो पा रहा है, काफी समय लग रहा है। 13 का डी, निधि पांडे डी बता रही है। चलिए बेटा, सबसे पहले जो पढ़ता है वो परिवर्तन मंडल पढ़ता है। नहीं आ रहा है, वो वहीं से लेना पड़ेगा। सबसे पहला जो पृथ्वी के धरातल परत पड़ती है वो है परिवर्तन मंडल, उसके बाद में है समताप मंडल, उसके बाद में है मध्य मंडल और उसके बाद में है आयन मंडल। तो 1 2 3 4 यानी विकल्प ए आपका सही है। ओ सॉरी, ए नहीं सही है आपका, 4 3 2 1 यानी विकल्प सी आपका सही है। सी विकल्प आपका सही है। ओके, क्योंकि सबसे पहले पड़ेगा आपका परिवर्तन मंडल और उसके बाद में पड़ेगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है, तो ये आपका पहले चौथा नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद में तीसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर पहला नंबर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर आने लगा है। ठीक है, 13 का सी। ठीक है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बस थोड़ा सा स्पीड स्लो है। जो भी मैसेज आपके द्वारा आ रहे हैं थोड़ा सा लेट में आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं उसको देख ले रहा हूँ। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या काम है। भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंप की आवृत्ति को घटाना, मानसून की विफलता, भूतल पर पराबैंगनी किरणों को नियंत्रित करना। ठीक है, 14 का डी, रितु मिश्रा डी, मीना डी, बड़ेलाल डी विकल्प आपका सही है। ओके, डी ऑप्शन सही है आपका। समताप मंडल में ओजोन परत 15 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जिसका प्रमुख कार्य होता है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोकना तथा पृथ्वी के टेम्परेचर को नियंत्रित करना तथा पृथ्वी पर जीवधारियों की रक्षा करना। ठीक है, आगे की तरफ हम चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर धरातल के सबसे नजदीक की परत है, ऊंचाई इसकी 12 किलोमीटर के आसपास होती है। औसत ऊंचाई 12 से 13 किलोमीटर की होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ट्रोपोस्फियर की कि यहाँ पर मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक ट्रोपोपाज 1.5 किलोमीटर की पट्टी होती है, उसके बाद में शुरू होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास तक होती है और इसी स्ट्रेटोस्फियर में वायुयान, जेट वायुयानों को उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर समताप इसका नाम है, यानी टेम्परेचर संबंधी दशाएं और मौसमी विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। वायुयानों को उड़ाने की आदर्श स्थिति स्ट्रेटोस्फियर में होती है और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन स्फीयर पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, आंसर आ रहे हैं सब लोगों के। ठीक है बेटा, अच्छे बता रहे हैं आप लोग। तो इसी में ओजोन मंडल की जो अवस्थिति होती है 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओके, थर्मोस्फीयर रेडियो संचार की व्यवस्था को कायम रखता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। उल्का पिंड वगैरह इस परत में आते ही जल उठते हैं। ओके, आगे की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं ताकि आप एरो कर दिए।
चलिए इसी से देख लीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। हाँ बेटा 14वां का डी सही है, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। एक तरफ है चक्रवात, दूसरी तरफ है उनके स्थान कहां पर वो चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो विली विली चक्रवात आता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी पहले का दूसरा, ओके। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, टाइफून चीन हो जाएगा, वैगियो आपका फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी दूसरा, पहला और चौथा, फिर तीसरा, यानी विकल्प आपका सी सही है। 15 का सी विकल्प आपका सही है, यह हो गया आपका आंसर। ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा व्यापारिक हवाओं के साथ में ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं और महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर घनघोर बारिश करते हैं और वहीं टकराते हैं, ठीक है। अगला है, अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है। तो ये अभी मैंने बता दिया है कि अधिकांश वायुमंडलीय गतिविधियां परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में होती है, यानी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है ये परिवर्तन मंडल है, ठीक है। यहां पर वायुमंडलीय गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता जाता है, इस कारण से यहां पर जो है मौसम संबंधी विसंगतियां, ओला पाला कोहरा, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है, समताप मंडल जेट विमानों के लिए उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है क्योंकि। सोलहवां का सी आ रहा है आंसर, ठीक है। हम स्पीड में बढ़ रहे हैं लगातार। आदर्श स्थिति होती है क्योंकि इस परत में बादल तथा मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। आपका बी विकल्प जो है सही है, ठीक है। बी विकल्प आपका सही है, जो बी आंसर दे रहे हैं सही है। इस परत में उपस्थित ओजोन परत के कारण ईंधन खपत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस परत में विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता सीमा से बाहर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस परत में तापमान सम रहता है, ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर टेम्परेचर समान है तो ऐसा नहीं कि ईंधन लगेगा ही नहीं, ईंधन लगेगा। आपका विकल्प सी है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। अभी हमने बताया था कि समताप मंडल की ऊंचाई ट्रोपोस्फियर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इस परत में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार का मौसम संबंधी विचलन नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर जो जेट वायुयान होते हैं वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाए जाते हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इधर की तरफ चट्टानों के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके परिवर्तित स्वरूप को दिखाया गया है। तो ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, स्लेट, बेसाल्ट, सिस्ट, आपको इसमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए ठीक है, ये आपका सी विकल्प है, ओके। बलुआ पत्थर स्लेट में नहीं बदलता है, ये बदलता है क्वार्टजाइट में। किसमें बदलता है? क्वार्टजाइट में बदलता है, ओके। आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं मैं देख रहा हूं, लगभग आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। बस जो चीज़ें मैं विश्लेषण कर रहा हूं उसको अच्छे तरीके से आप देखिए, ठीक है, क्योंकि मैसेज आपके काफ़ी लेट में हमारे पास आ रहे हैं, तो विश्लेषण ही आप इसका मुख्य रूप से देख लीजिए। बाकी आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं उसको मैं देख लूँगा,
ठीक है, ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आपका विकल्प सी है, ग्रेनाइट ये नीस में बदलता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, बेसाल्ट शिस्ट में बदलता है। ओके। ज्वालामुखी उद्गार में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? 19वां है, तो 19वें का आंसर भेजिए आप लोग। 19वें का डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऋतु मिश्रा बता रही हैं। 18 का सी, हाँ 18 बेटा हो गया है, 19वें का बताइए। चलिए, चूंकि एक ही स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो आप पहले से भी उनको देख सकते हैं और अपने मोबाइल पर स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं। ओके, मैं बता दे रहा हूं इसका आंसर। ए विकल्प सही है, 19वें का ए। ओके, ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती है गैसेस में। ठीक है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें 3 प्रकार की चीजें निकलती हैं। ठीक है, पहला होता है गैस और दूसरे होते हैं विखंडित पदार्थ और तीसरा होता है लावा। यह तरल रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार की स्थितियां जो है, पदार्थ जो है ज्वालामुखी किसमें निकलता है। ज्वालामुखी में होता क्या है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा चेंबर है वो ऊपर आने का प्रयास करता है। मैग्मा जो तरल पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर, गर्म और तरल पदार्थ, उसको मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वही मैग्मा पृथ्वी की सतह को तोड़ करके ऊपर आता है तो उसको लावा कहते हैं। तो मुख्य रूप से गैसों में आपका जलवाष्प, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब निकलते हैं, नाइट्रोजन ये निकलते हैं। विखंडित पदार्थों में छोटे कण से लेकर के बड़े कण तक निकलते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर के समान कण होते हैं उनको बम कहा जाता है। कुछ मटर के दाने, अखरोट के दाने के समान ठोस पदार्थ होते हैं, उनको लैपली कहा जाता है। और कुछ बहुत ही महीन कण होते हैं जिनको ज्वालामुखी धूल या राख कहते हैं। और कुछ तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम ज्वालामुखी लावा कहते हैं, वो फैल जाता है चारों तरफ हो जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय ये तीनों प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। गैसों में सबसे ज्यादा होती है जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? जलवाष्प की होती है। ओके, आगे तरफ हम चल रहे हैं। चलिए, 20वां क्वेश्चन है, विस्फोट से निकलने वाले गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। वर्तमान समय में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माउंट एटना एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ओके, इसमें से बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। ओके, कथन 1 और 2, कथन 1, 2 और 3, कथन 2, 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं हम फटाफट। विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों, गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ये अभी हमने बताया है। तो आपका स्टेटमेंट पहला जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, वर्तमान समय में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। ठीक है, ये भी सही है, अभी इसके बारे में बता रहे हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये भी सही है। ओके, माउंट एटना एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है ये बेटा, कथन चौथा आपका गलत है। ये है आपका एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, माउंट एटना इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये डॉर्मेंट वॉल्केनो नहीं है। देखिए, वॉल्केनो 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं उद्गार की तीव्रता के आधार पर, अवधि के आधार पर। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, थोड़ा समझ लीजिए इसको। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी।
सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार निरंतर होता रहता है, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म तृप्त लावा यानी मैग्मा और विखंडित पदार्थ गैसेस ये बराबर निकला करते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे माउंट एटना, इस्टाम्बोली, कोटोपैक्सी, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वॉल्केनो वे वॉल्केनो होते हैं जिनमें एक बार उद्गार हो जाता है, काफी दिनों तक शांत बना रहता है, लेकिन अचानक यकायक उद्गार हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे विसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट कई बार हुआ है, जापान का फ्यूजियामा और इंडोनेशिया का क्राकोटोवा, ये सब जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट वॉल्केनो होते हैं। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी यही होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें एक बार उद्गार हो जाता है, भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती है और ना ही उद्गार होता है। उसके क्रेटर में या कॉल्डेरा में पानी भर जाता है, तमाम प्रकार की पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगाती हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जिससे म्यांमार का है पोपा ज्वालामुखी और ईरान का है देवमंत ज्वालामुखी, ये सब जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है इसी संबंधित, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकोटोवा किस देश में स्थित है? चलिए बेटा, आ रहा है आंसर 21वां का बी, ठीक है, 20वां का बी, 20वां का बी, ठीक है, 21वां का बी, ठीक है, 21वें का बी आंसर आ रहा है, अंजनी राणा बता रही हैं, ठीक है। 21वें का सी, तृप्ति, चलिए तृप्ति इंडोनेशिया, ठीक है बेटा, ओके। 21वें का बी मनीषा बौद्ध, 21वें का सी अंजनी राणा बी। चलिए क्लियर मैं कर दे रहा हूं। अभी मैंने बताया है क्राकोटोवा ज्वालामुखी कहां पर है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। क्राकोटोवा का उद्गार 1883 में एक बार हुआ था, बहुत भयंकर, इंडोनेशिया के पास में। मैं बता दूं 1883 में जब इसका उद्गार हुआ तो लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक अफ्रीका के कुछ हार्न इथोपिया जो भूमि है उस पर जो है जमीन हिल गई थी। हजारों किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, इतना भयंकर विस्फोट था क्राकोटोवा का। और मैं बता दूं कि ज्वालामुखी विस्फोट से भी लोग ज़्यादा नहीं मरे, ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप आया उससे भी लोग ज़्यादा नहीं मरे, सबसे ज़्यादा लोग मरे सुनामी आने की वजह से। जब क्राकोटोवा के पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो समुद्र में हलचल हुई और सुनामी आ गई, और उस सुनामी की वजह से सुमात्रा और जावा के आसपास तटवर्ती देशों में भयंकर तबाही हुई। और इस विस्फोट के कारण आप नोट कर लीजिएगा 36,000 लोग मर गए, 36,000 की संख्या में लोग मर जाते हैं क्राकोटोवा ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। विस्फोट के कारण नहीं, भूकंप आने के कारण भी नहीं, सुनामी आने के कारण ऐसा हो गया, ओके। क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके आसपास क्षेत्रों में भूकंप भी आ जाते हैं, और समुद्र का इलाका है तो समुद्र में भी हलचल होगी, और उस हलचल के परिणाम स्वरूप सुनामी उत्पन्न हो जाएगी, और उस सुनामी से जो है आसपास के तटवर्ती क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, वहां पर भारी तबाही उत्पन्न हो जाएगी, ओके। आगे की तरफ मैं चल रहा हूं। चलिए 22वां क्वेश्चन है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 4 स्टेटमेंट हैं और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से विस्तृत है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे भूकंप उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल यानी सिस्मिक फोकस कहते हैं। भूतल प्रवाह बिंदु जो उद्गम के समीपस्थ समकोण होता है अधिकेंद्र कहलाता है। विश्व की सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। 22वां, चलिए अभी 21वां का भी ही आ रहा है मैसेज में। चलिए काफी लेट हो जाएगा, मैं इसका विश्लेषण कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, पहला सही है। एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है, अगली स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं इसको, वो पी तरंगों से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है।
पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं, ये भी सही है। भूतल प्रवाह बिंदु जो समीप होता है अधिकेंद्र कहलाता है, ये भी सही है। और सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत मेखला में आते हैं, ये भी सही है। यानी आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। ओके, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ये है पृथ्वी का धरातल और इसके नीचे सबसे पहले कोई हलचल होती है, उसको कहा जाता है फोकस। फोकस इसको कहते हैं भूकंप मूल, या इसको कहते हैं उत्पत्ति केंद्र। उत्पत्ति केंद्र, ओके। और इसके ठीक 90 डिग्री पर ये जो होता है आपका, ये होता है अधि केंद्र, इसको हम कहते हैं ईपी सेंटर। ओके, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले पी वेव्स, फिर एस वेव्स, फिर एल वेव्स जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। ठीक है, भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, आगे की तरफ हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है पी वेव्स। ठीक है, पी वेव्स, पी तरंग। पी तरंग जो है ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है, लेकिन ठोस अवस्थाओं में सबसे शक्तिशाली हो जाती है, यानी बहुत तीव्र गति से चलती है। तीव्रता इनकी कम होती है पी तरंगों की, लेकिन गति ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों के समान ही होती है। दूसरा होती है यस तरंगे। यस तरंगे ये प्रकाश तरंगों या जल तरंगों के समान होती हैं। यस तरंगों की विशेषता ये होती है कि ये तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, ये केवल ठोस भाग में ही चलती है। एल तरंगे, एल तरंगों की गति कम होती है लेकिन तीव्रता ज्यादा होती है। इनकी एक चीज विशेषता है एल तरंगों की, कि गति कम होती है लेकिन तीव्रता ज्यादा होती है, और ये जो है बहुत ही विनाशकारी तरंगे होती हैं, विनाशकारी तरंगे होती हैं एल। ओके, तो अगली स्लाइड में हम इसको भी देख ले रहे हैं। अगला है नाज़का प्लेट कहां पर स्थित है। ठीक है, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, एशिया महाद्वीप और प्रशांत प्लेट के बीच में। मैं बता दूं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों को 7 बड़ी प्लेटों में, पूरे विश्व के प्लेटों को, यानी हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ भूखंड है उसी को प्लेट कहते हैं। भूगर्भ शास्त्री और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग जो दृढ़ भूखंड के रूप में है वो 7 बड़ी बड़ी प्लेटों में डिवाइड है, यानी 7 बड़े बड़े भूखंडों में डिवाइड है, और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। नाज़का भी एक छोटी प्लेट है। तो आपको ये बताना है कि नाज़का प्लेट किन किन के बीच में स्थित है। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए। तेईसवां ठीक है, 22वां का डी हो गया है। धनलाल मौर्य डी, तृप्ति डी, बड़े लाल डी। 23वां का बी। ठीक है, किसी ने सही आंसर बताया है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में नाज़का का प्लेट है। ठीक है, ये आपका बी विकल्प सही है। ओके, बी विकल्प आपका सही है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है नाज़का प्लेट, का बी विकल्प सही है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको हम एक उसमें दिखा दे रहे हैं आपको। ये देख लीजिए, ये है दक्षिणी अमेरिका, ओके, और ये है प्रशांत महासागर। इसी के बीच में ये नाज़का प्लेट है। तो दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच में एक छोटी प्लेट है जिसको नाज़का प्लेट कहते हैं। पूरे पृथ्वी को 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट नंबर 4, 5वां है इंडियन प्लेट, 6वां है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और 7वां है अंटार्कटिक प्लेट। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे काकोस प्लेट, ये मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। एक पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों मिलाकर के एक ही हैं। ठीक है, यूरेशियन प्लेट अलग है, ये एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये 7वां नंबर। 7 प्लेटें हैं। ओके, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट, ये 7 प्लेटें कुल मिलाकर के हैं।
ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागरीय। ठीक है, तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। ये कैरेबियन प्लेट, जॉन डी फूका प्लेट, नाज़का प्लेट और इधर की तरफ फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये सब छोटी छोटी प्लेटों में इसको डिवाइड किया गया है। इधर की तरफ आप देख सकते हैं ये भूकंप का छाया क्षेत्र दिखाया गया है, ये पी वेव्स का क्षेत्र है और ये यस वेव का है। तो हमने बताया था कि यस वेव्स जो है पी वेव से ज़्यादा है। ओके, चलिए 25 क्वेश्चन ही आज हो पाएगा। ठीक है, चलिए 24वां 25वां यही 25 क्वेश्चन तक आगे हम कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम है। 7 महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है इसको देखना है। पहला है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। और डी है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो है आपका है एशिया, उसके बाद में नंबर 2 पर है अफ्रीका, नंबर 3 पर है आपका उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर है दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर है अंटार्कटिका, नंबर 6 पर है यूरोप और नंबर 7 पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में है। तो यहां पर आप देख लीजिए अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, यानी आपका बी विकल्प जो है सही आ रहा है। ठीक है, और सब बीच में गायब है, बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए 25वां और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो ये आप देखिए, किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका। मैं बता दूं आपको, चलिए आंसर दे सकते हैं आप। 25वां का ए। ठीक है, रितु ए बता रही हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ए, दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका। सबसे औसत ऊंचाई में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, या दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप कहते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा आपका एशिया, इसकी औसत ऊंचाई है। तीसरे पर होगा उत्तरी अमेरिका। चौथे पर होगा दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर यूरोप। ठीक है, ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ है। एक और है उत्तरी और मध्य अमेरिका। उत्तरी और मध्य अमेरिका एक ही में है, उत्तरी और मध्य अमेरिका। ठीक है, फिर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और फिर यूरोप हो जाएगा। तो क्रमशः 4 को आपको याद रखना है, अंटार्कटिका, एशिया, उत्तरी और मध्य अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका। ये 4 की औसत ऊंचाई है। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा किस प्रकार से क्रम में है। 26वां है, संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज, आल्प्स, हिमालय, एंडीज। छब्बीस 26। तो इसके आंसर आ रहे हैं 26 डी, 26 डी, हाँ डी आंसर आ रहा है। ठीक है, तृप्ति डी, मनीषा डी, बड़ेलाल तिवारी डी, अंजलि राणा डी। ठीक है बेटा, एंडीज, धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, डी आपका सही आंसर है। पहले नंबर पर है एंडीज। ठीक है, ये लंबाई में बता रहा हूं मैं, एंडीज। दूसरे नंबर पर आपका पड़ेगा रॉकीज। तीसरे नंबर पर है
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया का है, और चौथे नंबर पर है आपका हिमालय। ठीक है, एंडीज सबसे लंबी श्रृंखला है, उसके बाद में राकेश, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है अंकांकागुआ, राकीस की सबसे ऊंची चोटी है अल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है कोसियुस्को, और हिमालय की आप जान रहे हैं माउंट एवरेस्ट। ओके, तो चलिए 1 ही घंटे का यहाँ पर समय प्राप्त हुआ था, लगभग 26 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सॉल्व करवा दिए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कल की डेट में, अगर यहाँ आना हो पाएगा तो यहाँ से हो जाएगा, अन्यथा जो है मैं लैपटॉप के माध्यम से आप लोगों को अगले सत्र का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 50 क्वेश्चन है टोटल, तो चूंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी ठीक है लेकिन स्पीड थोड़ी धीमी है नेट की, इस वजह से आंसर आप लोगों के बहुत लेट आते हैं। ठीक है, दे तो सब लोग दे रहे हैं, तृप्ति, रितु मिश्रा, बड़े लाल, अंजनी राणा, ठीक है बेटा, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, डी। ठीक है, बहुत सही है। तो 1 ही घंटे का टाइम मिला हुआ था हमें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कल से मैं 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं जितने लोग जुड़े हुए हैं। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके।